हेलो ऑल, वेलकम टू एग्जाम मसाला। इस वीडियो में हम करेंगे CHSL 2025 मेंस एग्जाम के जीके क्वेश्चंस और आपको इन PYQs का मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, इन पीएम यशस्वी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यशस्वी। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप तो क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि तुक्का कैसे मारना है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये फुल फॉर्म होते हैं ना, इनको एग्जामिनर क्या करता है, जो आंसर होता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके बाकी ऑप्शंस में डाल देता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को मैच करेंगे। तो यंग तो देखो 4 ऑप्शन में है, ठीक है। फिर अचीवर्स, एडवांसमेंट, ये भी अलग है। स्कॉलरशिप देखो पहले ऑप्शन में भी है और तीसरे ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे तो स्कीम सपोर्ट यहाँ पे अलग है। तो चांसेस हैं कि ए और सी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अवार्ड स्कीम है, स्कीम फॉर स्किल, फिर स्किल वोकेशनल है, यहाँ पर है फॉर वाइब्रेंट इंडिया और यहाँ पर है फॉर वाइब्रेंट इंडियन, ठीक है। तो इंडियन देखो थोड़ा अजीब लग रहा है ना, वाइब्रेंट इंडिया सही है और यही आंसर भी है, ए ऑप्शन। अब ये जो स्कीम है पीएम यशस्वी, ये किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और ये क्या है, ये एक तरीके का वो है, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप, ठीक है। हिंदी में छात्रवृत्ति बोलते हैं। तो स्कॉलरशिप मिलेगा स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को मिलेगा, ओबीसी, ईबीसी, ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये ईडब्ल्यूएस नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अलग होता है, ईबीसी अलग होता है। और डी नोटिफाइड यानी कि जो चारों कैटेगरीज हैं या जो भी कैटेगरीज हैं उनमें नोटिफाइड नहीं है। फिर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे ओबीसी वगैरह सबको मिलेगा, ठीक है। ओबीसी वगैरह में सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है। और ये एक तरीके का अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंडर और भी सब स्कीम्स हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें अलग अलग तरीके का कैटेगरी बना रखा है, जैसे 9th और 10th को मिलने के लिए, फिर 11th और 12th क्लास को, फिर आगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और एक बना रखा है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में काफ़ी ब्राइट होते हैं, उनके लिए एक अलग बना रखा है। और साथ में इसमें एक हॉस्टल स्कीम भी है, ठीक है। हॉस्टल हॉस्टल बनवाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए, ये होगा ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हाँ, तो टोटल सब स्कीम्स कितनी हैं, 5, ठीक है। 5 सब स्कीम्स है इसके अंदर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा है किसी एग्जाम में, कौन से एग्जाम में याद नहीं है। आगे चलते हैं। एज पर स्टेट ऑफ द जुडिशियरी रिपोर्ट 2023, डैश ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैव रैम्प्स फॉर पीडब्ल्यूडीज। तो कितने परसेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीडब्ल्यूडी यानी कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए रैंप्स नहीं है। जैसे डिसेबल्ड लोग तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए रैंप बनाया जाता है कि अपनी पहिया वाला जो उनका बैठने वाला होता है कुर्सी, पहिए वाले से वो जा सकें रैंप्स के थ्रू। तो केवल 50% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें पीडब्ल्यूडीज के लिए रैंप्स बने हुए हैं, बाकी 50% में नहीं है। अब देखो, सेम इसी टॉपिक से, इसी रिपोर्ट से सीएचएसएल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये देखो, प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023, विमेन कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। तो इसका आंसर है 36.3%, ठीक है। तो अब क्योंकि ये टॉपिक बार बार पूछ रहा है तो इसको हम डिटेल में करेंगे। इस रिपोर्ट का पूरा नाम है स्टेट ऑफ द जुडिशियरी। स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि हालात, ठीक है, जुडिशरी का हालात कैसा है। अ रिपोर्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड आईसीटी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बाकी तो क्वेश्चन में कर लिया। अब इसके हम फैक्ट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के। तो रिपोर्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, मैंने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो देखो, पहला केस पेंडेंसी के बारे में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो पूरे 4.4 करोड़ यानी 44 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हाई कोर्ट की बात करें तो लगभग 60.75 लाख
या 6.07 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं। और सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें भी 80,500 केसेस पेंडिंग हैं। फिर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वैकेंसीज की। तो देखो जजों की बहुत कमी है, शॉर्टेज है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है, ये बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 25,081, लेकिन इसमें केवल 19,000 कुछ जजेस हैं, 5,300 जजेस की कमी है, शॉर्टेज है। हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें भी 347 जजेस की कमी है, ठीक है। यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1,114। अब बात करें विमेन इन जुडिशरी, ठीक है। तो विमेन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें विमेन का जो परसेंटेज है वो है 36.3%। यही एग्जाम में पूछा गया था अभी मेंस के एग्जाम में। तो अगर हम हायर कोर्ट्स की बात करें, जैसे अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो विमेन का जो परसेंटेज है वो है केवल 13.4%। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 10% भी नहीं है, केवल 9.3% है। अब आगे चलते हैं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स। तो जो कोर्ट रूम्स की कमी है और हाउसिंग की कमी है, तो अगर कोर्ट रूम्स की बात करें तो शॉर्टेज है पूरे 4,250 कोर्ट रूम्स की। और जो जजेस का रेसिडेंशियल यूनिट होता है, क्वार्टर वगैरह, वो भी 6,000 कम है। तो चलो क्वार्टर वो तो कहीं किराए पे भी रह सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम्स तो जरूरी है ना, वो भी 4,000 कम है। आगे चलते हैं, एक्सेसिबिलिटी फॉर PWDs, परसेंट विद डिसएबिलिटीज। तो 50% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में रैम्प्स हैं और 50% में नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन अभी मेंस में पूछा था। उसके बाद 30.4% कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, PWDs के लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं है, ठीक है। फिर अब बात अगर हम करें विमेन की फैसिलिटीज की, तो 80% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सेपरेट टॉयलेट्स हैं विमेन के लिए। इसका मतलब 20% कोर्ट्स ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं 20%, जिनमें विमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट है ही नहीं। तो वो कहाँ जाएंगी भाई, मेल वाले में जाएंगे क्या। फिर 6.7% सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स नहीं है। चलो इसके बिना तो काम चल जाता है, क्योंकि आजकल हर जगह तो अवेलेबल है, खरीद ही सकती हैं। फिर अगर हम चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो 13.1% कोर्ट्स में चाइल्ड केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो काफ़ी कम परसेंटेज है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे जीरो क्रेचे फैसिलिटी है, यानी चाइल्ड केयर फैसिलिटी यहाँ एकदम जीरो है, नील बटे सन्नाटा। अब अगर बात करेंगे टेक्नोलॉजी और ICT की, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो केवल 57.4% कोर्ट रूम्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनेबल्ड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केवल 57.4% कोर्ट रूम्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल है, ठीक है। और ये तब के हालात हैं जब अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा था तो वर्चुअल कोर्ट्स ही हो रही थी, उसके बाद भी ये हालत है। बजटिंग की बात करें तो बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट प्रिपेयर किसने की थी, लॉन्च तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन इसको प्रिपेयर किया था CRP ने। CRP का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, ठीक है। और किसके डायरेक्शन में दिया, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड Lagrange points are L1 and L2 located about dash million kilometers from Earth। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा लैग्रेंज पॉइंट्स होते क्या हैं, क्योंकि SSC के एग्जाम में ये पहली बार पूछा गया है ना। इसके पहले ये पूछा गया है, लेकिन CDS वगैरह में पूछा गया है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, तब समझ में आएगा क्या है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ भी है, ये भी UPSC के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जाम में पूछा था 2024 में। इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन लैग्रेंज पॉइंट्स 2 and 3 इज अबाउट डैश। उसके बाद CDS में पूछा था, सन अर्थ सिस्टम में सन अर्थ और लैग्रेंज पॉइंट L4 में, मतलब ये
तीनों मिलाकर क्या फॉर्म करते हैं, कैसा ट्राइंगल या स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, लैग्रेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, अगर कोई भी सेलेस्टियल, दो बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने सन ले लिया, ठीक है, सूरज, और हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। आप कोई दूसरी दो बड़ी बॉडीज भी ले सकते हैं, उनके बीच में भी लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, तो हम यही लेते हैं, ठीक है, सन और अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में लैग्रेंज पॉइंट्स टोटल होती हैं 5, ठीक है, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करता है। और जो इनका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो मान लो कोई सैटेलाइट यहाँ पर रख दिया, ठीक है, जैसे आदित्य L1 हमने लॉन्च किया था, ठीक है, तो L1 नाम इसीलिए रखा था क्योंकि इसको L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट पे रखा था। तो यहाँ पे जब कोई सैटेलाइट रखते हैं L1 पे या L2 पे या कहीं पर भी, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पर, तो वहाँ उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल से कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इससे होता ये है कि जो सैटेलाइट होता है वो मिनिमम फ्यूल कंजप्शन से चल सकता है। अगर हमें अर्थ के आसपास जैसे लोअर ऑर्बिट में अगर चलाना है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। तो जब ये लैग्रेंज पॉइंट पे होता है तो अर्थ के साथ ही मूव करेगा, ठीक है, अर्थ के साथ ही मूव करेगा, जैसे जैसे अर्थ जिस स्पीड से मूव करेगा इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होती है, ठीक है, जैसे अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच गया अगर, तो ये भी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, सेम एंगल मूव करेंगे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। अब अगर हम बात करें, इसको मिटा देता हूँ, तो क्वेश्चन देखो क्या बनता है, मेनली डिस्टेंस वगैरह से बनता है ना। तो L1 से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। और सेम डिस्टेंस है अर्थ से L2 का, ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ से जो सन का जो रेडियस है ना, ये पूरा सर्कल बना हुआ ना, ये पूरा बड़ा वाला, तो अर्थ के सेंटर से जो सन का सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना है, ये है पूरा 150 मिलियन, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्थ का और L3 का डिस्टेंस कितना है। तो जब यहाँ बीच से लेके अर्थ का 150 मिलियन है, तो ये भी तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150 मिलियन, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ का ये हो जाएगा 300 मिलियन, 300 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद अगर आप बात करें दूसरे फिगर में देख लेते हैं, ठीक है, सेम वही है। अब यहाँ पर जो L4 है और L5 है ना, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री है। तो जब दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होता है ना। तो जब तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है अर्थ का और सन का वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। तो सेम डिस्टेंस ये भी हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर, यानी L4 का डिस्टेंस अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, सेम डिस्टेंस ये भी है 150 मिलियन किलोमीटर। तो आई होप सब बता दिया मैंने। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन तो इसका भी देखना है। तो L1 और L2 लोकेटेड अबाउट डैश मिलियन, तो L1 और L2 का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, अर्थ से, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। तो मैंने क्या बताया, L1 का डिस्टेंस कितना है 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो ये रहा 1.5 मिलियन किलोमीटर, सी ऑप्शन, ठीक है, L1 और L2 दोनों अर्थ से 1.5 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा, अगर इसको हम मिलियन से लाख में करें, तो मिलियन से लाख में, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि ये हो जाएगा 15 लाख किलोमीटर, ठीक। अब आगे चलते हैं, CDS वगैरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, इन सन अर्थ सिस्टम
द डिस्टेंस बिटवीन द लैग्रेंज पॉइंट्स 2 एंड 3, ठीक है, दूसरा और तीसरा वाला जो है पूछ रहा है। तो L2 यहाँ पर है ना, L2 और L3, ठीक है, L2 और L3 का पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि L3 और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 300 मिलियन किलोमीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ कितना है, 1.5 मिलियन। तो टोटल कितना हो गया, 301.5 मिलियन किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो देखो लाख किलोमीटर और करोड़ किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 301.5 मिलियन को जब हम लाख में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3015 लाख किलोमीटर हो जाएगा। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे करोड़ में तो ये हो जाएगा 30.5 करोड़, ठीक है, 30.15 करोड़, यानी अप्रोक्स 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ लगभग हो जाएगा डिस्टेंस L2 और L3 का। तो 30 करोड़ तो देखो ऑप्शन में है नहीं, तो आसपास क्या है, 32 करोड़ है ना। 30 लाख देखो ऑप्शन में, तो लाख थोड़ी ना भाई, करोड़ है, 30 करोड़ है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, इन सन अर्थ सिस्टम द सन द अर्थ एंड द लैग्रेंज पॉइंट L4 फॉर्म क्या बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना क्या बनाते हैं, ये 60 डिग्री तीनों होता है, ये L4 है, ये सन है और ये अर्थ है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इन सबको मिला दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। आगे बढ़ेंगे, द पारस टेलीस्कोप developed by the Physical Research Laboratory PRL is located at which of the following places। तो ये लोकेटेड है माउंट आबू राजस्थान में। आप ये देख सकते हो काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा पुराना फोटो है, नए वाले में देखोगे तो एक और नई बिल्डिंग बन गई है ना, पेन चल जा, एक नई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, बाकी ये सब पुराना है, ठीक है, ये भी पुराना है। तो देखो इसके बारे में, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, माउंट आबू में। और इसको ऑपरेट कौन करता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये अहमदाबाद में है। अब बाकी ऑप्शंस की डिटेल देखें तो नीलगिरीज ऑप्शन में है, नीलगिरीज में क्या है, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप है। नैनीताल में देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसको कौन चलाता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ठीक है, इंस्टीट्यूट है एक। उसके बाद गुवाहाटी में वैसा कोई टेलीस्कोप नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम फ्रेम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन तो हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है, टीसीएस भी पूछता ही था। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 में स्टार्ट हुआ, इसके लीडर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ही लीडर होता है, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से मॉडल पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। और जो सेकंड वाला था वो महालोनबिस मॉडल पे बेस्ड था। जो पहला वाला था इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, ठीक है, तो एग्रीकल्चर और उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर करना है तो पानी चाहिए होगा ना इरिगेशन के लिए, तो सिंचाई के लिए उसके भी, और प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो मेन फोकस एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर को जो चीज़ें हेल्प करती हैं उन पर फोकस था, ठीक है। अब जो 1948 में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, और इसका फोकस था इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। फिर 1961 में थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो लिखा हुआ है तो एग्रीकल्चर में भी वही था कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएं, ठीक है, जो खाने की चीज़ें हैं किसी और देश पे डिपेंड ना होना पड़े, सेल्फ रिलायंट रहें, तो मेन वही है सेल्फ रिलायंस। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर थर्ड 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो कौन होता, वो प्राइम मिनिस्टर होता था, उस टाइम पे जो पीएम होते थे वही होते थे।
तो देखो, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 16 साल तक, 16 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो पहला 5 साल, दूसरा 5 साल, फिर तीसरा 5 साल, तो तीसरे के टाइम पर भी जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ, ये जो तीसरा वाला 5 ईयर प्लान था, पहले जो 2 5 ईयर प्लान थे वो सक्सेसफुल थे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा ही थे, लेकिन तीसरा वाला फेल हो गया था, क्योंकि हमारा चाइना से पहले वॉर हो गया था 62 में, फिर उसके बाद पाकिस्तान से वॉर हो गया था 65 में, है ना। तो इसलिए फेल हो गया था ये। फिर जो गुलजारी लाल नंदा हैं, ये डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। उसके बाद मोरारजी देसाई, ये बाद में रोलिंग प्लान आया था ना, रोलिंग प्लान आया था, 5 ईयर प्लान को उनकी जब सरकार आई थी तो रोलिंग प्लान लेके आए थे, 5 ईयर प्लान को उन्होंने बंद कर दिया था। अब चलते हैं हम आगे। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस। तो देखो, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसके मेजर अगर कैटेगरी की बात करें तो टोटल 5 लेयर्स हैं, ठीक है। 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसी में सारा क्लाइमेटिक कंडीशन और जो वेदर वगैरह होता है वही होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा है हमारा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो तीसरा ऑप्शन है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बादल से ऊपर चलता है ना, जो क्लाइमेट वगैरह है वो तो ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है नहीं, तो एरोप्लेन वगैरह इसी में चलते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है हमारा मेसोस्फेयर, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन मेसोस्फेयर। उसके बाद आता है चौथा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। फिर पांचवा आता है हमारा आखिरी एग्जोस्फेयर, ठीक। अभी देखो, इसमें टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर कैसे घटता बढ़ता है। तो ये अल्टरनेट होता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मेसोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, फिर थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आखिरी में एक्सेप्शन है, एग्जॉस्फेयर में फिर कम नहीं होगा, आखिरी में फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 75% ऑफ अर्थ टोटल मास। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत वैसा एरिया में बड़ा है, क्योंकि हवा जो है, पूरी हवा वगैरह वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही है मैक्सिमम, तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो मास भी इसका ज़्यादा है ना। आगे चलते हैं। मेसोस्फेयर जो मैंने बताया था, वहाँ पे मैक्सिमम जो मीटियोर्स होते हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार होता है रेयर की बच जाते हैं तो फिर ज़मीन पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर है, और एग्जोस्फेयर तो एकदम आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर स्पेस से कनेक्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड which athlete was the only Indian to secure 2 medals in that edition। तो देखो, 2024 ओलंपिक्स में हमने 6 मेडल्स जीते थे, लेकिन 6 मेडल्स यहाँ दो ऑप्शन में हैं। तो वो कौन सा इंडियन था जिसने 2 मेडल, ठीक है, ओनली इंडियन टू सिक्योर 2 मेडल्स इन दैट एडिशन। तो वो थी हमारी मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में 2 मेडल जीते थे, एक सिंगल में इंडिविजुअल वाले में और एक मिक्स्ड में, ठीक है, एक टीम वाला होता है ना। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो, इंडिया में आज तक जिसने भी मेडल जीता था उन्होंने केवल एक ही मेडल जीता था, ठीक है, लेकिन मनु भाकर ने पहली बार 2 मेडल जीता, ठीक है, सिंगल ओलंपिक में। मतलब बाकी लोग अलग अलग ओलंपिक में मल्टीपल मेडल्स जीते थे, लेकिन एक सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल कोई नहीं जीता था। मनु भाकर जो शूटर हैं वो पहली थी जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते एक ही ओलंपिक में, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। एक इंडिविजुअल था 10 मीटर एयर पिस्टल और दूसरा मिक्स्ड इवेंट था, ठीक है, जहाँ पे टीम में दो दो लोग का टीम होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं।
अब आगे चलते हैं। 7 मेडल्स जो ऑप्शन में था, ठीक है, तो 7 मेडल्स गलत इसलिए है क्योंकि ये 2024 में नहीं, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते थे। ठीक है, इस बार केवल 6 मेडल जीते, 1 मेडल कम जीता। उसके बाद जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, वो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, एक ही मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स में। उसके बाद जो हरविंदर सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, जो रेगुलर ओलंपिक्स होता है उसमें नहीं जीते थे। 2024 का जो पैरा ओलंपिक्स था, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उस ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीते थे। अब आगे चलते हैं। विच इंडियन पेंटर क्रिएटेड द आइकॉनिक भारत माता आर्टवर्क पोर्ट्रेइंग द नेशन एज अ गॉडेस। तो ये वाली फोटो की बात हो रही है। तो किसने भारत माता का ऐसे फोटो बनाया था, मदर इंडिया का, जिसमें इंडिया को ऐसे एक भारत माता के रूप में मतलब पेश किया गया। तो ये थे हमारे अवनींद्र नाथ टैगोर। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इंडियन शूटर became the country's first athlete to win an individual Olympic gold medal। देखो, पहली बार जो इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी में जीता था। ठीक है, आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी ना, गोल्ड मूवी है, तो उसमें वो तो टीम इवेंट हो गया ना। इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता? सी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पहला अपना इंडिविजुअल अकेले का। ठीक है, तो इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अपना गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। उसके बाद बाकी तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, जैसे इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एथलीट लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एथलीट लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम एथलेटिक्स इवेंट की बात करें, एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स में 2020 तक किसी भी इंडियन ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ठीक है, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल आया था नीरज चोपड़ा का। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने, एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे शूटिंग वगैरह, इसमें कोई वैसा फिजिकल पावर थोड़ी ना लगता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन लगता है, ठीक है, बैलेंस लगता है। लेकिन जो फिजिकल पावर वाले, जिसमें फिजिकल पावर लगती है, जैसे भाला फेंकने में भी दम लगता है ना, जिसके अंदर दम होगा वही दूर फेंकेगा। ठीक है, तो एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, अभी चले अगले क्वेश्चन पे। विच एक्ट फॉर्मली एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली ओवर द इंडियन मार्केट, रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट इन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड फ्री ट्रेड। तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडियन मार्केट पे पूरा मोनोपोली बना रखा था। ठीक है, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश की जो बाकी कंपनियां थी, उनको यहाँ पे परमिशन नहीं था कि वो इंडिया के मार्केट में कुछ कर सकें। ठीक है, तो मोनोपोली पूरा था इंडियन मार्केट में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, इस एक्ट के तहत इनका जो मोनोपोली था वो खत्म हो गया था। ठीक है, इंडिया के मार्केट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ था, उनके पास कुछ, जैसे कि चाइना का जो ट्रेड था उसमें इनका मोनोपोली तब भी था, लेकिन क्वेश्चन में इंडियन मार्केट का पूछ रहा है ना, तो केवल अगर चाइना ट्रेड में उनके पास अगर मोनोपोली बची हुई है, तो इससे ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इंडिया में पूरे मार्केट में उनका मोनोपोली है ना। तो पूरी तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट में ख़त्म हुआ था, लेकिन जो बेसिकली जो मोनोपोली था पूरे इंडियन मार्केट पे, वो 1813 में ख़त्म हो गया था। ठीक, तो 1813 में फॉर्मली एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउइंग अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स टू ट्रेड। ठीक ना, ट्रेड इन टी मतलब चाय का, और जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें मोनोपोली बाकी थी, और वो 1833 में फिर ख़त्म हुआ था। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 था, 1858, जैसे 1857 का जो क्रांति हुआ था, फिर ब्रिटिश जो क्वीन थी उनको लगा कि अब ये नहीं संभाल पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले,
तो उन्होंने रूल ऑफ इंडिया को डायरेक्टली अपने अंडर ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, फिर अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करने लगा। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब किस आर्टिकल के तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर वो एडवाइस जानना चाहें तो ये है आर्टिकल 143 में, 143 में। ठीक है, तो अब आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, वो प्रेसिडेंट पे एडवाइस देखो कहीं पर भी होगा ना, तो वो जरूरी नहीं है कि माना जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह ये है कि एडवाइजरी, अगर किसी से एडवाइस लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मानो, और आपकी मर्जी है मानना है कि नहीं मानना है। आर्टिकल 123 जो है, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डिनेंसेज हैं, यानी अध्यादेश जो प्रेसिडेंट पारित कर सकते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 131 में क्या है, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ पे उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, वो कहाँ कहाँ पर अपना हस्तक्षेप कर सकता है या कानून मतलब कुछ कर सकता है, उसकी फील्ड मतलब उसकी पावर की, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसका फील्ड क्या क्या है, कितना उसका स्कोप है। ठीक है, वो डिफाइन करता है आर्टिकल 131। फिर आर्टिकल 148 है, इसमें कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। अगला सवाल, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु एंड इवॉल्व्ड फ्रॉम द देवदासी ट्रेडिशन। तो देखो, तमिलनाडु से है ना, तो कथक तो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, यूपी वगैरह में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, तो यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एक भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, जो तमिलनाडु का है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम केरला का है, और कथम यूपी बिहार वगैरह में है, मतलब यूपी में नॉर्दर्न इंडिया में है। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, टू विच इंडियन स्टेट द कालबेलिया डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को बिलोंग्स। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे काल वर्ड आया ना, और हड़प्पा सिविलाइजेशन में काली बंगन है, ठीक है, काली बंगन, दोनों में काल काली आया हुआ है। ठीक है, इसमें भी काल इसमें भी काल। काली बंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो काल बेलिया भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कालबेलिया, कालबेलिया एक ट्राइब भी है, नोमैडिक ट्राइब, ठीक है, उनका डांस है। इसको यूनेस्को में भी लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। उत्तर प्रदेश के डांस कौन से हैं, फॉल्क डांस है, जैसे चारकुला चारकुला, ठीक है, कथक है। हरियाणा का डांस क्या है, फाग एंड झूमर। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, मांझ, ये सब हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, विच फेस्टिवल मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। तो आपने राजा बलि के बारे में सुना होगा, ठीक है, विष्णु पुराण की जो कहानियां हैं उसमें किंग थे बलि, ठीक है, राजा बलि, बाली नहीं है, बलि है, ठीक है। तो वो मतलब तपस्या कर रहे थे, जो गुरु थे इनके राक्षसों के, वो उससे तपस्या करवा रहे थे। ठीक है, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, एक छोटे बच्चे ब्राह्मण का, ठीक है, बच्चे ब्राह्मण का रूप रखते हैं और आके उससे भिक्षा मांगते हैं कि मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। ठीक है, तो बलि उनको दे देते हैं, मतलब बोलते हैं ठीक है ले लो। तो वो क्या करते हैं विष्णु भगवान, फिर अपना साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 2 ही कदम में पूरा धरती पाताल और स्वर्ग पूरा मतलब पूरा कवर कर लेते हैं। फिर वो पूछते हैं कि तीसरा कदम कहाँ रखूँ, तो फिर ये बोलते हैं मेरे सर पे रख लो। ठीक है, ये कहानी शायद आपने सुनी होगी। तो जो हाँ केरला में, ठीक है, केरला में होता है, केरला में जो इनका होम कमिंग माना जाता है कि आते हैं उस टाइम पे, ठीक है, आते हैं अपने एरिया में, घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इस फेस्टिवल को बोलते हैं ओनम। ठीक है, केरला में मनाया जाता है ओनम। देखो, पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन अतुक्कल पोंगल जो है ये भी केरला में ही मनाया जाता है। ठीक है, और ओनम भी कहाँ पे,
केरला में। तो देखो ओनम क्या है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, केरला का। और बाकी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। माना जाता है कि उनकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो आती है इस टाइम पे, ठीक है, हर साल इसी टाइम पे आती है, ओनम के टाइम पे। अतुक्का, अतुक्कल पोंगल केरला का। उसके बाद जो थिरुवथीरा है, ये केरल और तमिलनाडु दोनों में मनाया जाता है। ये लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के को डेडिकेटेड है। फिर जो विशु है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, मतलब इसी से जो मलयालम का कैलेंडर है, एक तरीके से न्यू ईयर का फेस्टिवल है, आप कह सकते हो मलयालम न्यू ईयर का फेस्टिवल है। अगला सवाल, टू विच स्टेट द नुआखाई फेस्टिवल बिलोंग्स, विच इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द न्यू राइस हार्वेस्ट, ठीक है, नया नया जब धान काटा जाता है, नया चावल होता है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ओडिशा में, ठीक है। और नुआ खाई जो है, इसमें नुआ का मतलब है, नुआ का मतलब है न्यू, और खाई का मतलब है फूड, तो नया फूड, और वही नया फूड उनका क्या होता है, राइस होता है। बाकी वेस्ट बंगाल में देखो फेमस क्या है, दुर्गा पूजा, और भी जगह पे मनाया जाता है लेकिन वेस्ट बंगाल में फेमस है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है पौष संक्रांति। झारखंड में सरहुल और करम फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, एट विच प्लेस द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज ओरिजिनली इरेक्टेड बिफोर बीइंग शिफ्टेड टू इलाहाबाद फोर्ट। ये तो इतना डिटेल क्वेश्चन इसका पूछने लगा है। अभी 2 दिन पहले मैंने रेलवे का क्वेश्चन करवा रहा था, लेटेस्ट क्वेश्चन, तो उसमें पूछा था कि इलाहाबाद जो पिलर है उसको किसने इरेक्ट करवाया था, किसने खड़ा करवाया था, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर में किसके बारे में लिखा हुआ, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पहले पूछता था। पूछा किसने इरेक्ट कराया हुआ, तो आंसर था अशोक, ठीक। अब यहाँ देखो एसएससी एक कदम और आगे निकली, ठीक है, एसएससी में पूछ लिया कि इलाहाबाद में लाया कहाँ से गया था, ठीक है, पहले इलाहाबाद में नहीं था, कहाँ से लाया गया, तो कौशंबी से लाया गया था, बी ऑप्शन आंसर होगा। कौन लेके आया था, ये लाया था अकबर, ठीक है। तो बनवाया किसने, बनवाया इसको अशोक ने, ठीक है, अशोक ने इसको इरेक्ट करवाया या बिल्ट करवाया, ठीक है, बिल्ट कराया या इरेक्ट करवाया बेसिकली। और अकबर ने क्या किया, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाया, ठीक है, ट्रांसफ़र करवाया, ठीक है। पहले कौशंबी में था, इसको इलाहाबाद में लेके आया। उसके बाद इसके बारे में लिखा किसके बारे में हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में। ये क्वेश्चन तो ये तो सबको पता होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। क्या लिख दें यहाँ पे, अबाउट, ठीक है, अबाउट समुद्रगुप्त इसमें लिखा हुआ है। तो इलाहाबाद पिलर अशोक का स्तंभ है, मतलब अशोक ने इरेक्ट करवाया था इसको कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में। उसके बाद इसको इलाहाबाद ले आया मुगल एम्परर अकबर, ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और ठीक है, पहले अशोक ने बनवाया था, उसके बाद ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त आया था। तो समुद्रगुप्त का जो कोर्ट में था हरिसेन, उसने कंपोज करवाया था, लिखवाया था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसी इलाहाबाद पिलर पे। फिर बाद में अकबर उसको कौशंबी से इलाहाबाद ले आया। और इसमें थोड़ा बहुत अशोक के बारे में भी लिखा हुआ है, थोड़ा जहांगीर के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो समुद्रगुप्त के बारे में पूछता है। मथुरा में तो वैसा कुछ है नहीं। कन्नौज, ठीक है, कन्नौज कैपिटल था हर्षवर्धन का। पाटलिपुत्र तो पूरे मौर्यन और गुप्ता एम्पायर का कैपिटल था, ठीक है। अगर कैपिटल में होता तो वहां से ट्रांसफर ही क्यों करते, है ना। अगला क्वेश्चन देखो अभी, विल विच स्कॉलर इज क्रेडिटेड विद प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ऑथोरिटेटिव डेसिफरमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो देखो ऑप्शंस में जेम्स प्रिंसेप है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जेम्स प्रिंसेप आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत है। जेम्स प्रिंसेप जो क्वेश्चन ये बार बार पूछता था पहले, ये अशोका का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको इन्होंने डिस्फर किया था, उसको समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे अशोका वाली बात नहीं है, यहाँ पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, जे एफ फ्लीट।
और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे और पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है। तो जो हमारे जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने डिसिफर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो अशोका के एडिक्ट्स थे उनको। ठीक है। फिर जॉन फेथफुल फ्लीट, जे एफ फ्लीट, इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो था वहाँ पे जो एडिक्ट्स वगैरह हैं उसको इन्होंने समझा और एक्सप्लेन किया। ठीक। जेम्स प्रिंसेप, अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये सब बता ही दिया। ठीक है। भंडारकर उतने फेमस नहीं है, मतलब ठीक है फेमस थे लेकिन एग्जाम में नहीं आता है, एपिग्राफिस्ट थे एक। विद रेफरेंस टू द रेन ऑफ औरंगजेब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो औरंगजेब ने क्या किया, ही री इम्पोज जिजिया टैक्स, ठीक है, जजिया भी बोलते हैं जिजिया। तो अकबर ने जिजिया टैक्स हटा दिया था, फिर इसने क्या किया था, दोबारा री इम्पोज कर दिया था। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ही अनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब इसने अटैक तो पूरा किया था, अपना एनेक्सेशन कर रहा था, तो बीजापुर और गोलकोंडा को भी इसने जीता था, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा, हिज डेक्कन कैंपेन्स स्ट्रेंथेंड मुगल फाइनेंसेस। तो देखो ये शिवाजी के पीछे लगा था, फिर बाकी जो और भी मराठा रूलर्स थे वहाँ डेक्कन में गया था सबको हराने के लिए, लेकिन इससे उसको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था, उल्टा वहाँ पे का काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, अभी एक मूवी भी आई थी, ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा इसका काफ़ी नुकसान हो गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल उसको लॉस हुआ था ना कि फ़ायदा। तो 1 2 सही है ना, तो 1 और 2 ओनली, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फेमस इंडियन फुटबॉल क्लब मोहन बागान इज बेस्ड ऑन विच सिटी। तो देखो फुटबॉल की बात आ रही है, तो नॉर्थ इंडिया में तो फुटबॉल फेमस ही नहीं है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जो भी होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ यूपी बिहार में तो क्रिकेट वगैरह खेलना है, अगर हरियाणा पंजाब में थोड़ा हॉकी वगैरह का कल्चर है। ठीक है, जो फुटबॉल का कल्चर है वेस्ट बंगाल वगैरह में है और नॉर्थ ईस्ट में है। तो लेकिन जो ये मोहन बागान है फुटबॉल क्लब, ये है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही आते हैं। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करते हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।